A very good afternoon to all of you, dear students. Today we are going to complete the second unit of organic chemistry in first year. This is our last video about stereochemistry. You know that yesterday we have talked so many important topics like conformational analysis of monosubstituted derivatives of cyclohexanes and asymmetric synthesis. Both of those topics were quite important in the sense of examination. Today we will start our discussion with Walden inversion. Walden inversion जो है वो SN1 और SN2 रिएक्शंस की बात करते टाइम हमने इसको डिस्कस किया था। SN1 जो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनको स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में अगर डिस्कस करें तो हमने बात की थी कि इनमें SN1 रिएक्शंस में प्रोडक्ट रिएक्टेंट अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सर के रूप में प्राप्त होता है, और SN2 रिएक्शंस में ऑप्टिकल एक्टिव रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है वो विपरीत विन्यास वाला प्राप्त होता है, और इस फिनोमेना को हमने वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से डिस्कस किया था। ये स्टूडेंट्स, जब किसी किरेल या असममित कार्बन परमाणु से बंधित किसी परमाणु या समूह को किसी अन्य परमाणु या ग्रुप द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो उत्पाद में एसिमेट्रिक कार्बन एटम के कन्फिग्रेशन का इन्वर्जन हो जाता है, अर्थात उस विन्यास उलट जाता है। आर विन्यास से एस विन्यास या एस से आर विन्यास वाला परिवर्तन हो जाता है। SN2 अभिक्रियाएँ जिन इसका मेन एग्जाम्पल हैं, इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप आर विन्यास वाला यौगिक अभिक्रिया के पश्चात एस विन्यास वाले यौगिक में तथा एस विन्यास वाला यौगिक आर विन्यास वाले यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही हम वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में इस स्क्रीन पर दिए गए समीकरण से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वॉल्डन इन्वर्जन को हम देख पा रहे हैं कि जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है उस पर OH माइनस की रिएक्शन पर जो ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट में जो उत्पाद में विन्यास जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल या रिएक्टेंट से जस्ट अपोजिट है। Br और OH ग्रुप्स की साइड हम देख सकते हैं, या CH3H और C4H9 ग्रुप्स की पोजीशन को देखते हैं तो विन्यास क्वाइट अपोजिट है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो रेन के दौरान हम छतरी यूज करते हैं वो अचानक तेज़ आंधी में जैसे पलट जाती है, उस टाइप से यहाँ हम देख पा रहे हैं कि विन्यास जस्ट अपोजिट हमें प्राप्त हो रहा है। इस अभिक्रिया में नाभिक से नहीं हमेशा निकलने वाले जो लिविंग ग्रुप हैं बाहर निकलने वाले, जैसा कि यहाँ ब्रोमाइड है, के विपरीत दिशा बैक साइड से जुड़ने की कोशिश करता है, इसलिए विन्यास का इन्वर्जन हो जाता है। केवल ऑप्टिकल घूर्णन की दिशा में प्रतिपन्न होने से यह वॉल्डन प्रतिपन्न नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसी अभिक्रियाओं में विन्यास परिवर्तन का अवलोकन सबसे पहले P. वॉल्डन ने 1895 में किया था। इन्हीं के नाम पर इस फिनोमेना को वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो ऑप्टिकल एक्टिव मैलिक एसिड को जब PCl5 की रिएक्शन द्वारा क्लोरोसक्सिनिक अम्ल में बदला जाता है तो वॉल्डन प्रतिपन्न होता है। इक्वेशंस के रूप में हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि डी मैलिक अम्ल है जो कि डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्लस, यहाँ प्लस साइन का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और कैपिटल डी यहाँ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से मिलता हुआ विन्यास होने के कारण से इसको डी कहा गया है, क्योंकि ऑप्टिकल जो किरेल कार्बन है उस पर OH समूह दाईं तरफ है। फिर PCl5 की रिएक्शन इसके साथ होती है तो हम देखते हैं कि एल और ये लिवोरोटेटरी क्लोरोसक्सिनिक अम्ल हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है।
इसी रिएक्शन को आगे जो Ag2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो L लिवोरोटेट्रिमेलिक अम्ल हमें प्राप्त होता है, और जो वाल्डन प्रतिपन्न पर KOH के साथ रिएक्शन पर D और डेक्स्टर रोटेटरी क्लोरोसेक्शनिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाल्डन इन्वर्जन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है। डियर स्टूडेंट्स, वाल्डन इन्वर्जन में उत्पाद का विन्यास हमेशा ही सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट से विपरीत होता है। ऑप्टिकल ध्रुवण घूर्णन बदलने या न बदलने से कोई तात्पर्य इसमें नहीं होता है। इट मीन्स अगर रिएक्टेंट और रिएजेंट प्रोडक्ट दोनों ही लिवोरोटेटरी हैं तो भी वाल्डन इन्वर्जन हो सकता है यदि D से L और या R से S विन्यास वाला हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में असममित कार्बन परमाणु के विन्यास में के प्रतिपन्न या बदलने के साथ साथ ऑप्टिकल रोटेशन भी बदल जाता है। यह एकमात्र संयोग ही होता है। ये एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस वाल्डन इन्वर्जन से रिलेटेड है जो हमें याद रखना है। यदि कोई अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है तो विन्यास का प्रतिपन्न अर्थात वाल्डन प्रतिपन्न हो जाता है। यह SN2 अभिक्रिया कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो फैक्टर्स हैं सबस्ट्रेट या रिएजेंट की नेचर और सॉल्वेंट की नेचर पर, अभिक्रिया के टेम्परेचर पर। यदि किसी एसिमेट्रिक या किरेल कार्बन परमाणु पर अभिक्रिया के पश्चात ऑप्टिकल रोटेशन की दिशा विपरीत हो जाए परंतु विन्यास में कोई परिवर्तन ना हो तो जाहिर तौर पर इसे हम वाल्डन प्रतिपन्न नहीं मानेंगे। ये वाल्डन प्रतिपन्न नहीं कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, विन्यास अपरिवर्तन की हम बात करेंगे। रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, जब किसी कार्बनिक यौगिक में किरेल कार्बन से बंधित समूह को किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विन्यास के समान पाया जाता है, अर्थात अभिक्रिया के पश्चात विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह निम्न प्रकार से पॉसिबल है। जैसे इसका एक ऑप्शन ये है कि पड़ोसी समूह का योगदान भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ध्रुवण घूर्णक एक रिएक्टेंट पर OH समूह की रिएक्शन से हमें सेम विन्यास वाला ध्रुवण घूर्णक प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। उपर्युक्त इस अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया में COO माइनस अभिक्रिया में भाग लेकर किरेल कार्बन के विन्यास को परिवर्तित नहीं होने देता है। यह अभिक्रिया 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इसमें 2 बार विन्यास का प्रतिपन्न होने के कारण जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका विन्यास अभिकारक जैसा ही रह जाता है। और इसे हम दोनों स्टेप्स, 2 लगातार इन्वर्जन्स को हम समीकरण या इक्वेशन की फॉर्म में स्क्रीन पर दिए समीकरण के अनुसार रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा एक टाइप है SNI प्रकार के प्रतिस्थापन द्वारा भी रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। ऑप्टिकल एक्टिव अल्फा फेनिल एथेनॉल थायोनिल क्लोराइड से जब रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन के दौरान अल्फा फेनिल एथिल क्लोराइड बनाते हैं और इस अल्फा फेनिल एथिल क्लोराइड बनने का समीकरण भी हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस रिएक्शन में विन्यास अपरिवर्तित रहता है और SNI सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो इंटरनल, यहाँ पे अभिक्रिया में ही एक ऐसा ग्रुप मौजूद है तो इस वजह से विन्यास का प्रतिपन्न नहीं हो पाता है और विन्यास अपरिवर्तित रहता है। डियर स्टूडेंट्स, अपेक्स रिलेटिव और एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन भी शॉर्ट नोट्स के रूप में कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसकी अगर हम बात करें तो लेट मी टेल यू, किसी अणु में विभिन्न परमाणुओं या समूह की आकाशीय व्यवस्था को उस यौगिक का विन्यास कहते हैं। विन्यास 2 प्रकार के होते हैं, एक रिलेटिव कन्फिग्रेशन और एक एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन। आपेक्षिक विन्यास या रिलेटिव कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें तो अणुओं के वे विन्यास जो किसी मानक संरचना से तुलना करके ज्ञात किए जाते हैं वो आपेक्षिक विन्यास कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड
से जो अगर विन्यास सिमिलरिटी रखता है और उसको हम डी से स्पेसिफाई करें और एल ग्लिसरैल्डिहाइड से के समान किरल केंद्र पर बाईं तरफ अगर कोई ग्रुप है तो उस टाइप का कोई विन्यास है और उसको हम एल विन्यास से रिप्रेजेंट करें तो ये रिलेटिव कन्फिगरेशन के अंतर्गत माना जाता है। इसी प्रकार अगर हम एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन की बात करें तो लेट मी टेल यू दैट किसी अणु के वास्तविक विन्यास को निरपेक्ष या एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन कहते हैं, जो नियमों पर आधारित होता है। जैसे हमने RS नोमेनक्लेचर की बात की थी, वो CIP रूल्स के अकॉर्डिंग हमने किसी कंपाउंड को R या S नोमेनक्लेचर से उसको नॉमिनेट किया था। इस टाइप के विन्यास को हम एब्सोल्यूट या निरपेक्ष कन्फिगरेशन कहते हैं। कुछ समय पहले तक इस विन्यास को ज्ञात करने की कोई मेथड या विधि नहीं थी, लेकिन 1951 में विजोविएट नामक साइंटिस्ट ने एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से डेक्स्ट्रोरोटेटरी सोडियम रूबिडियम टार्ट्रेट का जो निरपेक्ष विन्यास ज्ञात किया, उसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब इसी विधि द्वारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लिसरैल्डिहाइड का विन्यास ज्ञात किया तो ये पाया गया कि यह विन्यास रोजेनॉफ द्वारा प्रस्तावित डी विन्यास के बिल्कुल अनुरूप था, अतः यह उसका निरपेक्ष विन्यास ही हो गया है और उन सभी अणुओं के आपेक्षिक विन्यास भी निरपेक्ष विन्यास हो गए हैं जिनके विन्यास का निर्धारण ग्लिसरैल्डिहाइड से तुलना करके ज्ञात किए गए थे। इसलिए अब आपेक्षिक विन्यास और निरपेक्ष विन्यास एक समान होते हैं और डी और एल नामकरण पद्धति में निरपेक्ष विन्यास को ही बताती है, जिसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के रूप में कई बार पूछा गया है, कैपिटल डी और स्मॉल डी और कैपिटल एल और स्मॉल एल के डिफरेंस के बारे में स्टीरियोकेमिकल सेंस में। तो लेट मी टेल यू दैट स्मॉल डी और स्मॉल एल जो हैं वो कन्फिगरेशन को बताते हैं, एब्सोल्यूट या रिलेटिव कन्फिगरेशन को बताते हैं, जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल जो टर्म्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को बताते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड दाईं तरफ घुमाता है तो उसे हम स्मॉल डी से स्पेसिफाई करते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं, और स्मॉल एल जो है वो लिबोरोटेटरी से रिलेटेड है और इसका मतलब यह है कि स्मॉल एल विन्यास वाला जो कोई कंपाउंड है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं तरफ घुमाते हैं। तो स्मॉल डी और स्मॉल एल डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को बताते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किस दिशा में कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड घुमा रहा है। कैपिटल डी और कैपिटल एल विन्यास से रिलेटेड टर्म्स हैं, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। किसी यौगिक के नाम से पहले स्मॉल कैपिटल डी और कैपिटल एल अक्सर उस यौगिक के अणु के विन्यास के बारे में बताते हैं, जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल अक्सर उस यौगिक के प्रकाशिक गुण अर्थात क्रमशः डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिबोरोटेटरी घूर्णन के बारे में बताते हैं। यदि किसी अणु के असममित कार्बन पर OH समूह या अन्य क्रियात्मक समूह दाईं तरफ उपस्थित हैं तो उसका विन्यास कैपिटल डी होता है, और यदि ये समूह बाईं तरफ हों तो स्मॉल कैपिटल एल विन्यास होता है, जबकि स्मॉल डी दक्षिणावर्ती ध्रुवण घूर्णक यौगिक के नाम के पहले लिखा जाता है, इसे प्लस के साइन के रूप में भी दर्शाते हैं। स्मॉल एल वामावर्ती ध्रुवण घूर्णक यौगिक के नाम से पहले स्मॉल एल के रूप में अथवा माइनस के साइन के साथ दिखाया जाता है। कैपिटल डी और कैपिटल एल एक सैद्धांतिक घटना को प्रदर्शित करती है, जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल एक प्रायोगिक घटना ध्रुवण घूर्णन को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार डी और कैपिटल डी, स्मॉल डी तथा कैपिटल एल और स्मॉल एल का आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कैपिटल डी विन्यास वाला यौगिक स्मॉल डी भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकता है और लिबोरोटेटरी भी हो सकता है। इसी प्रकार कैपिटल एल विन्यास वाला कोई यौगिक डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकता है और लिबोरोटेटरी भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन में इतना ही। आई होप ये आपको कंप्लीट यूनिट अच्छे से समझ में आई होगी। इस यूनिट से रिलेटेड सारे टर्म्स को आप अच्छे से तैयार करें। असाइनमेंट आपको जल्दी ही इस यूनिट का दिया जाएगा। और इसी के साथ एक और बात मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा कि आप
जल्दी से जल्दी जो अपने आनंदम से प्रोग्राम से रिलेटेड कार्य को स्टार्ट करें, उससे रिलेटेड अच्छे जो भी आप समाज के हित में खुद को आनंद देने वाले कार्य को संपन्न करते हैं, उसको नोट डाउन करें, इसको एक फाइलिंग करें, रिकॉर्ड बना के रखें। इसको सीरियसली हमें लेना है। 100 मार्क्स आपके परसेंटेज में कितना अंतर क्रिएट कर सकते हैं, इस बात से आप वाकिफ़ होंगे। इसलिए आनंदम से रिलेटेड कार्यों को आप करने में कोताही कतई ना बरतें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ हम नेक्स्ट डे पर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हाँ भाई।